Hello everyone. Welcome back to Business Communication CSCET. I hope all of you guys are doing very well. आप लोग सब safe हैं, आपके आसपास सब safe हैं. You guys are studying well, you guys are revising well and everything is going on perfectly good. परफेक्ट तो किसी का नहीं जाता है लाइफ में, बट सही चल रही है ज़िंदगी, कट रही है वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो इट्स गोइंग ग्रेट. एंड इन रीसेंट न्यूज़ बाय द वे, कॉक्स एंड किंग्स की कल न्यूज़ आई थी, मतलब आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कॉक्स एंड किंग्स की कल न्यूज़ आई थी कि कॉक्स एंड किंग्स का जो CFO है, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड उनके जो इंटरनल ऑडिटर है उनको चार्ज किया गया है. चार्ज तो अब तुम्हें पता है, हमने बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पढ़ा हुआ है. चार्ज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में. मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुमको ऐसी न्यूज़ आके बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने फार्म बिल की बता दी थी, जो मेरे हिसाब से तुम्हें पता होनी चाहिए. अब तुम बोलोगे मैडम हमें तो मनी लॉन्ड्रिंग पता ही नहीं क्या होता है. ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें लॉ नहीं पता है, बेसिकली उसके बारे में रीड अप कर सकते हो, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में रीड अप कर सकते हो. एंड लाइक आई ऑलवेज से आई एम ओपन फॉर डिस्कशन. फार्म बिल के रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ डिस्कशन किया एंड इट वॉज वेरी गुड टू नो कि आप लोग एक्चुअली मेरी बात सुनते हैं, आप लोग एक्चुअली ये इनपुट्स लेते हैं फॉर योर ओन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. क्योंकि भैया अपन ने तो न्यूज़ पढ़ ली है, अपने को तो पता है कि क्या था उसके में क्या नहीं था, एंड एवरीथिंग दैट आई एम सपोज टू नो, आई डू नो. दिस इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट. एंड एक मैं इनपुट अब भी देना चाहूँगी कि इकोनॉमिक टाइम्स का एप्लीकेशन, इकोनॉमिक टाइम्स भले तुम पेपर फॉर्म में ना लो, इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, तो अभी तुम्हें उतनी नीड भी नहीं है, तुम उसका ऐप डाउनलोड कर लो. ऐप डाउनलोड करके इकोनॉमिक टाइम्स, बिकॉज यार तुम लोग एक प्रोफेशनल बनने वाले हो सूनर और लेटर, एंड यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. तभी तुम अपने वैल्यूएबल इनपुट्स प्रोवाइड कर पाओगे, तभी तुम एक एज प्रोवाइड कर पाओगे, द मोर अपडेटेड यू आर. ओके, सो या, एंड दिस वॉज जस्ट बिन मांगा हुआ ज्ञान कि तुमने मुझसे मांगा नहीं, तुमने मुझसे सिर्फ CSCET बिजनेस कम्युनिकेशन का ज्ञान मांगा था. ये मैंने तुम्हें फालतू का दे दिया. कुछ लोगों के लिए फालतू का होगा, कुछ लोगों के लिए अप्रिशिएटिव होगा, बट लाइक आई से किसी एक के लिए भी अगर कोई चीज़ बेनिफिशियल हो तो वो आई थिंक कि मैंने जो बोला, मैंने जो 1-2 मिनट लेक्चर में लगाए वो वर्थ इट हो जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग. सो ओके गाइस, और एक चीज़, जनहित में जारी सूचना, जनहित में जारी सूचना. हाँ वही बताओगे मैडम फिर से? हाँ वही बताऊंगी, फिर से वही बताऊंगी तुमको फिर से. आज आखिरी बार बता रही हूँ. क्यों? क्योंकि बच्चा ये आखिरी चैप्टर है, इसीलिए आखिरी बार ही बताऊंगी ना. बार बार थोड़ी रिवीजन में भी ये खोल के आऊंगी वापस से, ऑफ कोर्स नॉट. सो ये चीज़ आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ, Day 1 से बता रही आ रही हूँ कि रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, और हम ये फाइनली लास्ट डेट पे पहुँच गए हैं. रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो. मतलब कोई ऐसे ना एकदम जो इंसान एकदम ढीठ भी बन गया हो ना, वो भी इतनी बार सुन के चेंज हो जाता है कि हाँ रिवाइज कर ही लेना चाहिए. इतनी बार सामने वाला बोल रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, तो होपफुली तुमने भी किया ही होगा. ठीक है, सो वी आर थ्रू विद दिस. दीज आर 5 चैप्टर्स दैट वी आर थ्रू विद. लैंग्वेज ओरिएंट में वी आर थ्रू विद फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, and we are only left with third chapter. So baby, this means that 7 on 8 chapters are done, only 1 chapter is left. वो भी वो जो एक चैप्टर है comprehension of passage, उसमें भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड नहीं है. जैसे सेकेंड चैप्टर में थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थे, कॉम्प्रिहेंशन में कैसा है ना, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नहीं है. कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ गिव मी अ सेकेंड गाइस, गिव मी अ सेकेंड. कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ स्ट्रैटेजीज हैं. स्ट्रैटेजीज क्यों हैं? या स्ट्रैटेजीज क्यों हैं? ताकि क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है ना, कॉम्प्रिहेंशन तुमने फर्स्ट स्टैंड में, सेकंड स्टैंड में पढ़ा होगा, मतलब किया होगा सॉल्व की. तुम्हें कोई तो भी मतलब कहाँ से पैसेज लाते थे समझ भी नहीं आता था. कितना भी तुम स्टोरीज पढ़ लो, कितना भी तुम कुछ भी पढ़ लो, कितनी भी तुमने नॉवेल्स पढ़ी हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, दे गेट और रैंडम पैसेज. क्योंकि यार एक 5 लाइन का पैसेज चाहिए या एक 15 लाइन का पैसेज चाहिए इन योर केस, तो वो तो कहीं से भी आ जाएगा, वो तो कहीं से भी आ जाएगा ना. इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस कि 15 लाइन का पैसेज ढूंढने के लिए सामने वाले एग्जामिनर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सो यू कैन नॉट कवर इट बिफोर हैंड. ये हम क्या कर सकते हैं इस टॉपिक पे, हम इस टॉपिक पे ये कर सकते हैं कि हम स्ट्रैटेजीज देख लें, हम स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर लें कि मैडम ये तो तय है कि कौन सा पैसेज आएगा, कौन सा अनसीन पैसेज आएगा, वो हमें नहीं पता है, वो हमें नहीं पता है, और हमें पता करने की ज़रूरत भी नहीं है. क्योंकि अगर सपोज इसमें अगर 6 एग्जाम्पल्स दी, उसमें से भी एक पैसेज आ गया, तो भी यू आर नॉट सपोज टू रट्टाफिकेशन दिस पैसेज. यार लर्न करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पैसेज थोड़ी लर्न करते बैठेंगे. ऑफ कोर्स, ओके. सो दिस चैप्टर इज मोर अबाउट स्ट्रैटेजीज कि भैया कैसे हम
कोई भी पैसेज आए उसको कैसे टैकल करे। अगर मैडम मुझे ये इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, अगर मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता है और वो वर्ड उस पैसेज में है, तो क्या मैं उसी पर अटक जाऊँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ अगर मुझे मतलब नहीं समझ रहा है तो वो सिचुएशन कैसे टैकल करनी है, वो सिचुएशन कैसे टैकल करनी है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीज़ें हैं कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज में। एंड अगर तुम्हें लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ, तो जो तुम्हारे नोट्स है, जो नोट्स हम रेफर कर रहे हैं ICSI के नोट्स, उसमें भी तुम देखो कंटेंट सिर्फ इतना सा है, एग्जाम्पल्स भर भर के दिए हुए, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस भर भर के दिए हुए। नॉर्मली हम जो 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर कर रहे थे उसमें कंटेंट भर भर के रहता था और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 या 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए रहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड नॉलेज चाहिए थी, इसीलिए। यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट ही तुम्हें कंटेंट सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना सा दे रहा है, कॉन्सेप्ट भी नहीं, उन्होंने भी स्ट्रैटेजीज ही बताई हुई है कि कैसे डील करना है, वो इतना सा है और प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने सारे हैं। सो दिस इटसेल्फ मीन्स कि दिस चैप्टर, दिस टॉपिक इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। The more you practice, the better you will get at it, the swifter it will happen for you. And of course, इसमें language plays a very very crucial role. Language plays a very very crucial role, even more than first and 2 chapters, first and second chapter. मैंने आपको बोला था first, second और third chapters तीनों language oriented है, बट फर्स्ट चैप्टर में भी आप देखो हमने 2 क्लासेस लगाई, शायद 2-3 जितनी भी क्लासेस लगाई, एंड हमने उसको समझा ताकि हमारा एटलीस्ट बेस स्ट्रांग हो, हमारा भूमि पूजन बराबर से हो जाए। सेकंड में भी हमने कॉन्सेप्ट समझे, हमने बोला कि जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी वो। थर्ड में दिस इज एंटायरली अबाउट लैंग्वेज, दिस इज एंटायरली अबाउट लैंग्वेज। इसमें मैं तुम्हें भूमि पूजन भी नहीं करके दे सकती, इसमें मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे बता सकती हूँ कि बिल्डिंग बनानी कैसे है, बिल्डिंग बनेगी कैसे, क्या सामान लगेगा बिल्डिंग के लिए, क्या नहीं लगेगा, बट इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ऐसे चीज़ समझाने के लिए नहीं है, तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए है इसमें चीज़, वो मैं दूंगी। बट दिस थर्ड टॉपिक इज एंटायरली अबाउट लैंग्वेज। एंड बच्चे कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपको लगता है कि आप वीक हो लैंग्वेज में, तो वो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज पे डिपेंड करता है। अगर वो पैसेज बहुत ईजी सा पूछा गया है तुम्हें, तो even if you're not that good in your even if you don't have a very solid command over the language, still you will be able to fairly manage it। एक आप 70-80% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, और ऑब्वियसली जो बच्चा जिसका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है उस पर तो आ जाएगा। बट अगर बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उन्होंने दे दिया, तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो जो तुम्हारे डिफिकल्ट है वो उस बच्चे के लिए भी डिफिकल्ट है जिसका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा है। Okay, so yes, this is entirely about having a command over the language। जिस बच्चे के पास कमांड है उसके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है, बट उसमें भी इसमें टाइम बाउंड है, तुम्हारा पूरा पेपर टाइम बाउंड है। यू कैन नॉट डिवोट एन एंटायर 1 hour to just 1 comprehension passage। Okay, so this thing I will always, before we start the chapter, I will tell you कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब भी तुम्हारे फर्स्ट पार्ट में, तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट पार्ट, उसमें जहाँ पे भी तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है उसको तुम जैसे सॉल्व कर रहे हो, तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ो। गिव इट 1 full solid concentration filled रीडिंग, पूरा ध्यान मग्न होकर उसको पढ़ो, उसको और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जो तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर्स आ गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब तुम्हें वापस से पैसेज में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम्हें ध्यान में आ गए ये क्वेश्चन, उसको मार्क कर लो। 2 मिनट और एक्स्ट्रा दो। अगर 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, एक पैसेज पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए, 3 तुम्हें पैराग्राफ पढ़ते से ही आ गए क्योंकि तुमने कंसंट्रेशन के साथ पैराग्राफ पढ़ा था, तो तुम्हें 3 1 1 को में आ गए। जो बाकी 2 है उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा और दो, ऑन टाइम, ऑन वॉच ओनली 2 मिनट्स एक्स्ट्रा, where you will try to find the answer in the passage। अगर नहीं मिला छोड़ दो, move ahead with the rest of your paper, and then in the end after solving the entire 200 marks का paper, if you have time, you come back to this comprehension and try to solve it। Okay, so I am saying कि whether आप वो बच्चे हैं जिनका कमांड बहुत अच्छा है लैंग्वेज पे, या आप वो बच्चे हैं जिनका कमांड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लैंग्वेज पे, you are not going to waste a lot of time on comprehension। You are not going to waste a lot of time on comprehension thinking कि इसमें 5-6 मार्क एट स्टेक है, 6 मार्क एट स्टेक है। यस, आप उसको जो वो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तब जो 2 से 3 मिनट आपको पैराग्राफ पढ़ने को लग रहे हैं, उसमें आपको एकदम एट पीक लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होना है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम्हें अपनी मेमोरी से याद करना है, या तुम्हें अपने विजुअल मेमोरी से याद करना है, या ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर्ड है उससे याद करनी है। क्यों? क्योंकि ये अनसीन पैसेज है। ओके, सो दिस वाज माय सजेशन टू यू कि कॉम्प्रिहेंशन को क्वेश्चन में कैसे टैकल करना है। पहले हमने एकदम तगड़े तरीके से पढ़ लिया उसको फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसके बाद
जितने क्वेश्चंस आ गए 1 गो में उतने आ गए। उसके बाद हर क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चंस और बचे हैं जो मुझे नहीं आए तो उसको 3 मिनट एक्स्ट्रा मैं दूंगी। 3 मिनट मैं ट्राई टू फाइंड इट। 3 मिनट ऑन वॉच, एवरी क्वेश्चन इज टू बी डन ऑन वॉच। आप किसी को भी सुपर लॉन्ग टाइम नहीं दे सकते। आई बिलीव LR में भी ऐसा ही होता है। तो LR में भी आई एम नॉट द पर्सन हु इज सपोज टू गिव यू एडवाइस ऑन LR, बट एवरी क्वेश्चन इन एवरी सब्जेक्ट आई से कि उसको ऑन टाइम रखो, ऑन वॉच रखो, तभी जाके पेपर पूरा टाइमली सॉल्व होगा, पेपर पूरा एफिशिएंटली सॉल्व होगा। Okay, so this was my thing on comprehension. This was my tip for you, not tip, trick. It was a tip for you to how to deal with comprehension if you're feeling stuck in comprehension. Now I'll give you strategies how to deal with comprehension. And of course, जिसका था तुम्हें इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है। I'm a very bad singer यार, तुम्हें पता होगा अभी तक। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है एंड आई बिलीव कि वन लेक्चर ही लगेगा, उससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता कॉम्प्रिहेंशन में अगर हमें से स्ट्रैटेजीज बतानी है तो। एंड लास्ट के 10 मिनट्स 15 मिनट्स और सो आई विल गिव यू जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट को आपने टैकल करना है और पेपर एज अ होल को आपने टैकल करना है। ओके, MCQ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, या पेपर के रिगार्डिंग कुछ टिप्स हो गई, या फिर ये बिजनेस कम्युनिकेशन को आपको कैसे डील ऑन करना है, वो मैं लास्ट के 15 मिनट्स में लूँगी। वो मैं इसी में इंसर्ट कर दूंगी। नो पॉइंट ऑफ मी मेकिंग अ सेपरेट 15 मिनट्स वीडियो। So of course, if you are interested in listening to those tips and tricks, you should stay tuned and you should be interested also, क्योंकि पता चलेगा क्यों you should be interested. I'll explain you then there. And okay guys, so let's start with comprehension of passage and art of summarizing. ये lesson 3 है, हमारा last lesson है comprehension of passage and art of summarizing. Comprehension मतलब क्या? कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या? तुमने 110% में लिख के देती हो कोई ना कोई लेवल में अपने पास में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए हुए हैं। ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा अभी, एंड तब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग रहता था। तो तुमने कॉम्प्रिहेंशन किया हुआ है, मैं गारंटी देती हूँ तुमने कॉम्प्रिहेंशन किया हुआ है पहले। तुम्हें याद हो ना हो, तुम कोई भी बोर्ड से हो, CBSE ICSE, यू हैव डन कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग। टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स कि आप उस चीज को समझे। टू कॉम्प्रिहेंड वॉट इज रिटन इन दैट अनसीन पैसेज। तुम समझो कि उस अनसीन पैसेज में किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। The word comprehension means the ability to understand what you listen or what you read. Are you able to comprehend what I am saying? Are you able to understand what I am saying? One and the same thing. Are you able to comprehend what I am saying? Are you able to understand what I am saying? Synonyms, words which have similar meanings. So comprehend or understand kind of mean the same thing. Are you able to comprehend what I am saying? Are you able to comprehend what I am reading? Are you able to comprehend what you are reading? तो भैया, क्या आपको जो अनसीन पैसेज दिया गया है, क्या आप उसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं? वो इंस्टीट्यूट आपसे टेस्ट करना चाहता है, वो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आपसे टेस्ट करना चाहता है। एंड इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया है कि कहीं पे भी इन फ्यूचर व्हेन यू विल बिकम प्रोफेशनल, सो हर चीज देखी हुई नहीं रहेगी ना, हर डॉक्यूमेंट देखा हुआ नहीं रहेगा, बट क्या आप में उतनी क्षमता है, क्या आप में उतनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप उस डॉक्यूमेंट को समझ पाएं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको आज की डेट पे कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। ओके, ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। आपको अभी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, अभी आपको पैराज ही दिए जाएंगे, बट दिस इज द एंटायर पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग इट इन योर सिलेबस। ओके, सो यू विल बी गिवन एन अनसीन पैसेज एंड उसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना है टू योर मैक्सिमम कैपेबिलिटीज। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। देखो, इंस्टीट्यूट भी स्ट्रैटेजी वर्ड यूज कर रहा है, इंस्टीट्यूट भी स्ट्रैटेजी वर्ड ही यूज कर रहा है। इंस्टीट्यूट इज नॉट एक्सप्लेनिंग यू एनी काइंड ऑफ थिंग। जो भी उनको एक्सप्लेनेशन देना था उन्होंने सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन दिया कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। बाकी इंस्टीट्यूट का भी वही मानना है जो मैंने आपको बोला कि भैया कॉम्प्रिहेंशन में हम आपको कुछ नहीं समझा सकते, हम सिर्फ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं, हम सिर्फ आपको स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं जिसकी मदद से आप कोई भी अनसीन पैसेज को टैकल कर पाए। दिस इज द एंटायर थिंग व्हाट द इंस्टीट्यूट वांट्स एंड एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ यू, एंड दैट्स द रीजन दे ऑल्सो हैव यूज्ड द वर्ड स्ट्रैटेजी।
ओके, सो एक एक स्ट्रैटेजी है, हम उसको देखते हैं, मैं अपने भी एड ऑन्स इस पे करते जाऊंगी. रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल, रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके, दिस आई बिलीव, मेरे अगर मैं अपना इस पे इनपुट दूँ एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब ऐसे नहीं अंडरलाइन द मार्क कीवर्ड्स, दीज विल हेल्प यू टू डिस्कवर द लॉजिकल स्ट्रक्चर इन द पैसेज एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट बेटर. नो, ना तुम्हें समझा ना मुझे खुद को समझा मैंने क्या पढ़ा. रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल मतलब जितना तुम फास्ट पढ़ सकते हो, ऐसा भी नहीं पढ़ना है अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड्स. नो, यू हैव टू रीड इट एज क्रिस्प एज पॉसिबल, कि आप उस स्पेस पे पढ़िए, आप उस स्पीड से पढ़िए कि आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो, और रजिस्टर भी हो आपके दिमाग में, और आपका टाइम भी कम से कम लगे उस चीज़ में. आपके दिमाग में रजिस्टर भी हो और टाइम भी कम से कम लगे. अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड्स, दीज विल हेल्प यू टू डिस्कवर द लॉजिकल कनेक्शंस इन द पैसेज एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट बेटर. सो इससे समझा भी, बट मैंने फास्ट भी पढ़ा, मेरे दिमाग ने फटाफट अब्जॉर्ब भी किया वो चीज़ को, एंड मैंने फास्ट भी पढ़ा, अपना टाइम भी सेव किया. सो इट शुड नॉट बी सुपर फास्ट, इट शुड नॉट बी सुपर स्लो. ओके, गेट थॉरली इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड. जो मैंने आपको बोला कि जब आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है तो वो आप 2-3 मिनट जो लगा रहे हैं, 2-3 मिनट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो 2-3 मिनट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैराग्राफ को पढ़ने में, उसमें पूरा मग्न होके उसको पढ़ना है, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और यू हैव टू गिव ए वन गो ऑफ आंसर. तो थॉरली इन्वॉल्व वही कि मतलब आप वो जो 2-3 मिनट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैराग्राफ पढ़ने में, आप उसमें डिस्ट्रैक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते. आप पूरे पेपर में ही डिस्ट्रैक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इसमें यू हैव टू बी एट योर सुपर पीक ऑफ योर एनर्जी, एंड आपको एकदम सुपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको ये चीज़ पढ़नी है. कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझेगा. ओके, सो यू हैव टू, बिफोर यू सी द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यू हैव टू लाइक क्विकली रिचार्ज योर सेल्फ मेंटली कि भैया अब मेरे को पूरा 200% कॉन्सेंट्रेशन लगाना है इस चीज़ के ऊपर. पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पी लो, बट यू हैव टू लाइक गिव इट योर 200% while reading the passage. Underline important lines or parts of the passage to answer the question. It will also help to understand the main idea of the passage or tone or mood of the author. भैया मेन आइडिया क्या है? आप जब पढ़ रहे हो तो आप जैसे अब आपके केस में तो फिजिकल पेपर है नहीं, आपके केस में तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक चीज़ आपको सामने पेपर दिया अगर आप उसको मार्किंग कर लो, बट यू कैन यू नो आप अपने दिमाग में प्रोसेस करके कुछ कुछ चीज़ें साइड कर जा सकते हो. जैसे ये चीज़ें गेट थॉरली इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड, ये एक लाइन थी, इसको तुमने कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से तुमने साइड कर लिया कि हाँ व्हाट दे मीन टू इज कि आई हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेट, आई हैव टू गिव माई मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वाइल रीडिंग दिस पैसेज. तो यू हैव टू प्रोसेस इट इन योर ब्रेन, आपको अपने दिमाग में प्रोसेस करना है कि किस बारे में हो रहा है. जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो आपको पॉइंटर्स नोट करते जाने हैं कि अच्छा दिस इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, अच्छा ही वॉज बॉर्न इन दिस डेट, अच्छा इसकी यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन डिटेल्स दी गई हुई कि ये अभी पैदा हुआ था, ये इन्होंने यहाँ पैदा हुए थे, इन्होंने यहाँ से स्कूलिंग की, ऐसा किया वैसा किया. एंड देन यू हैव टू डिवाइड द पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. मतलब आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो आपको ये ध्यान में रखना कि अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ में पीएम के बारे में दिया है, पीएम की बेसिक डिटेल्स दी, सेकंड पैराग्राफ में वो पीएम कैसे बने उनके बारे में दिया हुआ है, थर्ड पैराग्राफ में उनके करंट टेन्योर के बारे में दिया गया हुआ है. सो आपने डिवाइड कर लिया, एंड जैसे ही क्वेश्चन आया कि व्हेन वाज पीएम बॉर्न, सो यू नो कि फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिक डिटेल्स थी, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट पैराग्राफ में सर्च मारोगे एंड आंसर मार्क कर दोगे. दिस विल हेल्प यू सेव द टाइम. ओके, दिस विल हेल्प यू सेव द टाइम. सो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है कि ये फर्स्ट पैरा में है, सेकंड पैराग्राफ में है, ये कंप्लीट पैसेज इस चीज़ के बारे में है, ये जो आप मेंटल नोट्स बना रहे हो, ये जो आप मेंटल नोट्स बना रहे हो, दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. ओके, ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन एन ईजी वन इन योर ओन वर्ड्स and your own language. This will help you in analyzing the main idea or the main paragraph. Again same चीज़ processing कि अगर कोई चीज़ बहुत ही लंबे फॉर्म में खींच तरीके से लिखी हुई है, कोई चीज़ पैसिव स्पीच में लिखी हुई है, कुछ घुमा फिरा के लिखा गया हुआ है, तो आप उसको अपने सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए और उसको अपने सिंपल वर्ड्स के तरीक़ों से ही याद रखिए. पैसेज को डिफ़िकल्ट बनाने का तरीका सिर्फ यही है कि एक सिंपल सी चीज़ को बहुत घुमा के बहुत लंबे फॉर्म में लिख दिया. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लॉन्गर सेंटेंसेस, वो उससे लॉन्गर सेंटेंसेस जब हम देखते तो हमें देखते से ही समझ में आ जाते कि हमें वो फीलिंग आती कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा. तो एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन को भी अगर उन्हें डिफिकल्ट बनाना है तो दिल गिव यू लॉन्गर सेंटेंसेस, दिल गिव यू सेंटेंसेस
जो कि नेवर एंडिंग सेंटेंस लग रहा है, 3 लाइन का एक ही सेंटेंस हो गया. सो यू हैव टू शॉर्टन इट, यू हैव टू शॉर्टन दोस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज. एंड आपको समझना है कि ये 3 लाइन में बकवास किया गया, सिर्फ एक ही बात की गई है. तो वो एक जो बात की गई है वो आपको दिमाग में ध्यान रखनी है अपने सिंपल वर्ड्स में, उस तरीके से कि आपको वो चीज़ याद रहे. ओके, अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड्स. अगेन यू हैव टू मार्क कि ये कीवर्ड है, यहाँ इंट्रोडक्शन है, ये 1947 में इंडिपेंडेंस था, तो 1947 आपको मार्क कर लेना है. मार्क मतलब ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रिविलेज कि आप यहाँ मार्क कर लीजिए, क्योंकि आई पर्सनली फील कि फिजिकल पेपर पैटर्न में ये चीज़ ज़्यादा ईजी हो जाती है. क्यों? क्योंकि जब मुझे पैसेज दिया मैं कंटिन्यूस मार्क करती जा रही हूँ, एंड कि हाँ इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने मार्क कर दिया, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने मार्क कर दिया, एंड आई कैन रीविजिट दिस. ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ लिबर्टी हियर, बट यू कैन स्टिल हैव टू मेक मेंटल नोट्स, एंड आपको उसी तरीके से उसको टैकल करना पड़ेगा. Try to understand some unfamiliar words by reading the passage, by reading the line thoroughly. The theme of the line will make you understand the meaning of the words. अब जैसे एक वर्ड है इंटर आलिया, just an example that I've written there. So अगर एक वर्ड है इंटर आलिया, अब इंटर आलिया का तुम्हें मतलब नहीं पता. Let's presume तुम लोग को शायद पता हो या नहीं पता हो, I'm not so sure, बट आई प्रिज्यूम कि तुम्हें इंटर आलिया का मतलब नहीं पता है. मुझे पर्सनली एग्जीक्यूटिव लेवल पे पता चला था, मतलब मेरे आईपीसीसी लेवल पे पता चला था, इसलिए मैं भी मान रही हूँ कि तुमको एंट्रेंस लेवल पे नहीं पता है. सो अभी मैं तुम्हें मतलब नहीं बताती हूँ, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि CSET सब्जेक्ट्स इंटर आलिया आर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. CSET सब्जेक्ट्स इंटर आलिया आर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. क्या तुम्हें समझा? क्या तुम्हें समझा? आई होप यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है मैडम, हमें इंटर आलिया का मतलब नहीं पता, बट हमें ये समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि CSET के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ फ्यू ऑफ द मेनी सब्जेक्ट्स आर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. ये मुझे समझ में आ रहा है मैम कि आप बोल रहे हो कि CSET के कुछ फ्यू ऑफ द मेनी सब्जेक्ट्स आर बिजनेस कम्युनिकेशन लॉजिकल रीजनिंग. मैंने तुम्हें इंटर आलिया का मतलब नहीं बताया था, मैंने तुम्हें इंटर आलिया का मतलब नहीं बताया था. मैंने सिर्फ एक बेसिक सेंटेंस बोला, तो तुमने उसको कैच किया आगे पीछे के वर्ड से इंटरलिंक करके, एंड तुम्हें पूरा मीनिंग उससे समझा, तुम्हें पूरा मीनिंग उसके बेसिस पे समझा. ओके, सो या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कभी भी अगर ऐसा वर्ड दिखे, तुम्हें इंटर आलिया दिख गया पैसेज में, एंड तुम एकदम से घबरा गए कि मैडम मुझे इंटर आलिया का मतलब ही नहीं पता, मैं कैसे टैकल करूँ इसको, ओ नो माय पैसेज इज गॉन, माय 5-6 मार्क्स आर गॉन. बुलशिट, bullshit. I'm directly using that word कि you cannot afford to have that kind of a mentality कि अरे एक वर्ड पैसेज में अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, या 4 वर्ड्स भी ऐसे तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहे, तुम पूरे सेंटेंस को पढ़ो और तुम्हें 100% वो वर्ड समझ में आ जाएगा. ओके, देन डिटरमाइन द मेन आइडिया, टोन और मूड. जैसे ये PM के बारे में है तो एंटायर थिंग इज अबाउट PM, तो आपको समझ में आएगा पैराग्राफ रीड करते कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात चल रही है, एंड आपने पूरा डिटरमाइन कर लिया कि उनके डिटेल्स दिए जा रहे हैं इस चीज़ में. डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ. डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ. अब अगर तुम्हें पैराग्राफ दिया हुआ है कोरोना के बारे में, COVID-19 के बारे में, एंड कुड बी अ पॉसिबिलिटी, भैया इतना हॉट शॉट टॉपिक है, तुम्हें हो सकता है दे दो उसके बारे में, तो तुम्हारे दिमाग में, हम सबके दिमाग में वही है कि कोरोना बुरी चीज़ है, कोरोना बुरी चीज़ है. तो तुमने कोरोना जैसे पढ़ा कि ओ दिस इज अबाउट COVID-19, तुम्हारे दिमाग में आ गया कि इसमें ये पैराग्राफ उसी चीज़ के बारे में होगा कि उसके क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, कोविड के कारण पूरी दुनिया को क्या क्या नुकसान हुआ है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग बर्बाद हुए हैं. तुमने अज्यूम कर लिया वही है, तुमने अज्यूम कर लिया कि ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में है, तुमने अज्यूम कर लिया कि ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में है, तुमने अज्यूम किया कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड के बारे में है. बट एक्चुअली में पैराग्राफ था कि तुम कैसे प्रिवेंट करो खुद को कि तुम कोविड इन्फेक्टेड ना हो पाओ. वो था कि तुम स्टीम लो, तुम काढ़ा पियो, यू वेयर योर मास्क, यू डू सोशल डिस्टेंसिंग. ये पॉजिटिव पैराग्राफ था टू गिव यू टिप्स हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम COVID-19. ओके, सो यू अज्यूम्ड कि वो नेगेटिव पॉइंट पे था, जबकि एक्चुअली वो पॉजिटिव टिप्स दे रहे थे, एंड तुमने वहाँ पे पूरा गड़बड़ कर दी. वहाँ पे क्यों? क्योंकि तुमने अज्यूम की चीज़ें. सो डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ. डू नॉट अज्यूम एनीथिंग. रीड एवरी वर्ड केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ assumptions. Look back at the paragraph when in doubt and then choose the most appropriate question. Like जैसे मैंने आपको बोला कि आप पूरा 2-3 मिनट जो इन्वेस्ट करें उसमें फुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करिए, फिर आप फटाफट मार्क कर लीजिए आपको जो चीज़ें फर्स्ट को में आ रही है. उसके बाद आप 2 से 3 मिनट दीजिए, वापस जाके ढूंढिए आंसर,
2 से 3 मिनट दीजिए, तो वापस जाके ढूंढिए आंसर। तो इट्स ओके टू रीविजिट द पैराग्राफ कि हाँ मैडम मेरे को तो पहली बार में याद ही नहीं हो पाया, मेरे को तो आंसर नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? कोई कुछ नहीं है ना, चले जाओ वापस ऊपर, 2 मिनट में ढूंढ लो वो वर्ड से एंड देन गेट बैक टू इट। ओके, एंड देन गेट बैक टू इट। ओके, सो थिंग्स टू रिमेंबर, मतलब स्ट्रैटेजीज का एक सेंट्रल क्रक्स दिया हुआ है यहाँ पे कि आप सेंट्रल आइडिया देख लीजिए कि किस बारे में है, डिटेल्स देखिए कि पीएम कब बॉर्न हुए थे, क्या है उनकी अकम्पलिशमेंट्स है, कहाँ बॉर्न हुए थे, स्ट्रक्चर क्या है एंड टोन क्या है, क्या वो पॉजिटिव है क्या वो नेगेटिव है। यहाँ पे धीरे अगेन वही चीज़ें दिखाई गई, एक्सप्लेन की गई है। सो वील अगेन टेक दिस ऑल्सो क्विकली। फाइंड द सेंट्रल आइडिया इन द पैसेज कि ओके दिस इज अबाउट कोविड। सो आपको पैराग्राफ पढ़ के ये चीज़ समझ में आ गई कि दिस इज अबाउट कोविड। फोकस ऑन डिटेल्स, अगेन एक्सट्रीमली स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफन डायरेक्ट एंड कैन बी इजीली अटेम्प्टेड। एक्सट्रीमली स्पेसिफिक डिटेल्स मतलब उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कोविड वॉज दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड इनिशिएटेड इन द ईयर 2019। सो कौन से साल में अगर इनिशिएट हुआ तुम्हें क्वेश्चन आ गया तो 2019, दिस इज अ स्पेसिफिक डिटेल। इसमें कुछ भी जनरल वाली बात नहीं है, स्पेसिफिक है कि 2019 ही आपको मार्क करना है। दिस वॉज प्राइमरीली नोन टू ओरिजिनेट in Wuhan. This was primarily known to located in Wuhan, and this is declared to be a contagious disease. This is declared to be an epidemic, and this is still an ongoing disease. Many countries are trying to originate, and till now around 4 billion people have been affected with COVID-19. तो 4 billion एक specific details है, मतलब कोई चीज़ अगर एकदम छोटी सी डिटेल अगर उन्होंने पूछी स्पेसिफिक डिटेल्स तो वो आपको ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि हाँ ये डिटेल्स दी गई थी कि कितने लोग इन्फेक्ट हुए। आई जस्ट गो अप, आई क्विकली सी कि कितने लोग इम्पैक्ट हुए हैं कोविड से, आई गो एंड क्विकली मार्क द आंसर। इसका एडवांटेज क्या है? अब तुम्हें लगेगा कि हाय इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पूछते मैडम हम तो बर्बाद हो गए, कैसे चलेगा, ऐसे हम तो कभी स्कोर नहीं कर पाएंगे। अरे डोडो, अरे स्टूपिड, इफ दे आस्क यू स्पेसिफिक डिटेल्स मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब तुम्हें दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि कितने लोग इन्फेक्ट हुए, 4 बिलियन पीपल। सो ऑल यू हैव टू डू इज सर्च इन द पैराग्राफ अबव इन्फेक्टेड 4 बिलियन पीपल एंड नीचे आके तुमको 4 बिलियन मार्क कर लेना है। सो इससे सिंपल क्या हो सकता है? इससे सिंपल क्या हो सकता है? ये तो एकदम डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी तुम्हें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। सो दिस इज स्कोरिंग, रादर दिस इज स्कोरिंग। ओके, लॉजिकल स्ट्रक्चर में वो पैराग्राफ से जैसे ये कितने लोग इन्फेक्ट हुए, 4 बिलियन पीपल। सो दिस इज फ्रॉम द दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पैराग्राफ कि हाँ पैराग्राफ में दिया था कि 4 बिलियन पीपल इफेक्ट हुए हैं, तो दिस इज फ्रॉम द पैराग्राफ कि 4 बिलियन पीपल इफेक्ट हुए हैं। बट अब वो तुम्हें कुछ नया भी पूछ सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है भैया, अब तुम इसका एक सूटेबल टाइटल दे दो, इसका एक सूटेबल टाइटल दे दो तुम कि इसका इस पैराग्राफ का नाम क्या रखना चाहिए हमने, तुम ये बता दो। अब ये तो पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है। सो लॉजिकल स्ट्रक्चर मींस कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो पैराग्राफ के अंदर नहीं दिए हो बट पैराग्राफ के बारे में हो। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो पैराग्राफ के अंदर नहीं दिया है जिनका आंसर, बट वो चीज पैराग्राफ के बारे में है। टाइटल ऑफ कोर्स इज अबाउट द पैराग्राफ, दैट्स द रीजन दे आर सेइंग कि आप टाइटल इस पैसेज को नाम दो, इसका नामकरण करो। तो अब जैसे पूरा कोविड है तो तुम कुछ भी अपने नाम से कुछ भी नाम दे सकते हो ना, अपनी तुम्हारी मर्जी है क्वेश्चन नाम देने की कि ओके कोविड-19 द न्यू एरा पैंडेमिक, कोविड-19 द पैंडेमिक, यू कैन राइट एनी सच टाइटल विच यू फील लाइक। तो लॉजिकल मीन्स कि आपको लॉजिक लगा के वहां पे यूज करना है, इसका आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। द टोन ऑफ द पैसेज अगेन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको इसमें कोविड का एग्जाम्पल दिया कि आप समझ रहे थे कि कोविड की डिस्ट्रक्शन की, कोविड ने क्या क्या तबाही मचाई है उसके बारे में बात हो रही है, बट एक्चुअली में तो कोविड से कैसे बचना है पॉजिटिव टोन में बात की गई थी उसके बारे में। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज इन अ पॉजिटिव टोन द पैसेज और द नेगेटिव टोन। उससे आपको एक फ्लो बनाने में आसानी होगी एंड आप एक पैसेज को बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे। ये सारी आपको स्किल्स चाहिए अगर आप प्रॉपर्ली कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चाहते हैं। लॉजिकल एबिलिटी, फ्लुएंसी, इन्फ्रेंस पावर, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग स्पीड, वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि इतनी सारी चीज़ों में से मैडम ये तो मुझे आता ही नहीं, ये मेरा वोकैबुलरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा फ्लुएंसी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने आपको बताया ना कि आपको लगता है आपका अगर कमांड अच्छा नहीं है और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो वो हो सकता है कि जिस बच्चे का कमांड अच्छा है उसको भी ना जमे,
और जो चीज़ अगर ईजी आती है तो आप गिरी से गिरी हालत में उसमें 70-75% तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू पैनिक कि मैं कैसे सॉल्व करूँ उसको, मेरे बस में तो है ही नहीं, मेरे पास तो कमांड ही नहीं है। यू हैव टू ट्राई टू डेवलप इट एंड आप अपने उसमें बेस्ट शॉट दोगे, आप उसको अपना बेस्ट शॉट दोगे क्वेश्चन को, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, एंड दैट्स जस्ट इट। ओके, अगेन यही सब चीज़ें थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, की टेकअवेज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अब देखो 1, ओके, देन देर इज़ 2, देन देर इज़ 3, देन देर इज़ 4, 4 क्वेश्चंस, 4 सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। अब आप बोलोगे कि मैडम आप ये 4 क्वेश्चंस हमें सॉल्व क्यों नहीं करा देते? क्योंकि बच्चे, मैं आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूंगी तो मैं आपको अगर एक एक लाइन समझा देती हूँ, सपोज अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड वाला, इंडिया लूजेज ग्रेन क्रॉप्स वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीज एवरी ईयर बिकॉज ऑफ पेस्ट। चलो ठीक है, आई टेक दिस 1 क्वेश्चन, आई टेक दिस सेकेंड क्वेश्चन एंड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको कोई ये पैराग्राफ को हम टैकल करने वाले हैं। ऑनेस्टली इवन आई हैव नॉट रेड इट, मतलब मैंने अगर कभी पढ़ा भी होगा तो मुझे याद नहीं है कि ये किस बारे में है, तो मैं भी साथ साथ पढ़ूंगी एंड आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे एंड वील बोथ विल टेक नोट्स एंड देन वी बोथ विल सॉल्व द आंसर्स। ओके, सो वील टेक 5 minutes एंड डू दिस। बाकी इसी तरीके से आपको 1, 1st, 3rd, 4th, 5th सॉल्व करना है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। एंड अभी आपको भले टाइम लगेगा, इट्स ओके, क्यों? क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी आपको टाइम बाउंड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपनी स्पीड से सॉल्व करिए, आप उसको अपने तरीके से सॉल्व करिए, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है रादर देन एक्यूरेसी की। आपको प्रैक्टिस बैठ जाएगी, फिर एग्जाम में आप ऑन टाइमर उसको करेंगे सॉल्व। ओके, व्हेन यू सॉल्व मॉक पेपर्स देन यू हैव टू बी ऑन टाइमर, बट राइट नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडिंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडिंग व्हाट द पैसेज इज अबाउट राइट नाउ, तो आपको टाइम बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडिया लूजेज ग्रेन क्रॉप्स वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीज एवरी ईयर बिकॉज ऑफ पेस्ट्स। ये हम समझ सकते हैं कि कुछ तो भी ग्रेन क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है या फिर पेस्ट के बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट द इंक्रीज फूड प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर रिसर्च would become more evident if farmer is able to effectively combat the various pests। अगेन पेस्ट का एक कंटिन्यूएशन दिख रहा है कि पेस्ट मतलब जो इंसेक्ट्स है जो क्रॉप्स को खराब करते हैं, उनके बारे में कुछ तो भी बात की गई है। एंड इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। अगर तुम्हें पेस्ट का मतलब नहीं पता तो तुम्हें यहाँ से समझ जाएगा कि पेस्ट एंड इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, तो तुम्हें समझ जाएगा कि पेस्ट और इंसेक्ट्स वो चीज़ होती है जिससे जो खेती है वो खराब होती है। While some of the crops are destroyed after harvesting, a large quantity of grains is destroyed in the fields. Some crops are destroyed after, okay. Some crops are destroyed after harvesting. A large quantity of grains is destroyed in the fields. True that Indian farmer today is better able to combat these destroyer of grains, for he made available to him better storing facilities for the harvested crops and modern chemical aid like insecticides which he may spraying on growing crops in the fields. But one has to remember that not all insects are harmful. The common earthworms, for instance, is a friend of man because it works like a dust man by breaking up the dead leaves and woods from plants and mixes them with the soil, thus making the soil richer. Therefore, when a farmer sprays his field with chemicals that kills insects, he destroys his friends with his enemies. Okay, so मुझे इतना समझा, मुझे आई होप आपको भी, जब मेरे साथ साथ आपने पढ़ा तो आपको इतना समझा कि यहाँ पे बात हो रही है इंडियन फार्मर्स के बारे में, जिनका एक मेजर पोर्शन जाता है बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट के कारण, जिनका एक मेजर पोर्शन खराब होता है। अब डिटेल्स की बात करें तो इसमें डिटेल्स ऐसी दी गई है कि फार्मर क्रॉप खेती पूरी उगने के बाद जब वो हार्वेस्ट करते हैं, जब उसकी काटते हैं क्रॉप्स को, तभी भी वेस्ट होता है, बट बहुत सारे क्रॉप्स उनके जब उगने के प्रोसेस में होते हैं तभी भी खराब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स टुडे उन्होंने फिर बताया कि अभी सिचुएशन बेटर है क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, जिसके कारण हम बच सकते हैं। एंड देन प्रॉपर स्टोरिंग फैसिलिटीज़ है, तो जो क्रॉप्स हार्वेस्ट हो चुके, जो क्रॉप्स काट के रखे हो, वो भी प्रॉपर स्टोरिंग फैसिलिटीज़ है, तो वो भी खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर लास्ट में वो एक चीज़ बता रहे हैं कि सारे जो पेस्ट्स और इंसेक्ट्स है, सारे जो कीड़े हैं वो खराब नहीं करते हैं, कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो सॉइल को रिचर बनाते हैं, सॉइल की क्वालिटी बेटर करते हैं।
तो जब फार्मर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वो दवाइयाँ यूज़ करता है तो वो अपने जो दुश्मन हैं, जो खराब कीड़े हैं, उनको भी मार देता है, और जो उनके दोस्त हैं, जो अच्छे कीड़े हैं, उनको भी मार देता है. सो दिस इज द ब्रीफ आइडिया दैट आई गॉट. एंड ये जो भी मैंने अंडरलाइन किया, ये मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें थी कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन चीज़ के ऊपर. सो आई हैड अ पेन एंड आई कुड मेक नोट्स. इफ यू डोंट हैव अ पेन, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स मेंटली. एंड मैंने मेंटली भी याद रखा रादर देन अंडरलाइन. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये पैराग्राफ इस चीज़ के बारे में है. सो आई क्विकली मेड मेंटल नोट्स अबाउट व्हाट द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट. Now let's see what the question is about. A large part of increased food production is lost because lack of irrigation facilities. मैडम इसकी तो बात ही नहीं की गई थी कई पैराग्राफ में. तो inadequate rainfall, इसकी भी कहीं बात नहीं की गई थी. Bad eating habits, इसकी बात नहीं गई थी. तो बचा यही, the destruction caused by harmful insects. The entire paragraph was about this. So this was a easy question. This was a easy question. इसमें लैंग्वेज की भी कमांड की जरूरत नहीं थी तुम्हें ये चीज़ समझ जाती थी. ओके. The function of insecticide is to nourish the growing crop, to harvest the growing crop, to store the harvested crop. ये भी confusing हो सकता है मैडम. This according to me is okay. Yeah. This according to me can be a little confusing. This second question can be a little confusing. तो अब तुम्हें क्या पता चला ऊपर, यहाँ पे the function of insecticide है. तो insecticide word अभी तुम्हें confusion हो रहा है इस question में. तो फट से ऊपर passage में चले जाओ and insecticide word ढूंढ लो कि insecticide word कहाँ दिया हुआ है. ओके. यहाँ पे insecticides word पहले यूज़ किया हुआ है. क्यों? क्योंकि मैंने अंडरलाइन किया हुआ था तो मुझे पता चला. ट्रू, तो फिर हम फिर से वो सेंटेंस पढ़ लेंगे. ट्रू दैट इंडियन फार्मर टुडे इज बेटर एबल टू कॉम्बैट दीज डिस्ट्रॉयर ऑफ ग्रेन्स फॉर ही मेड अवेलेबल टू हिम बेटर स्टोरिंग फैसिलिटीज फॉर हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड मॉडल केमिकल एड लाइक इंसेक्टिसाइड्स व्हिच ही मे स्प्रे द ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड. ऊपर था डिस्ट्रॉय क्रॉप्स की बात और फिर नीचे बताया गया कि इंसेक्टिसाइड मारने से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, वो बच जाएंगे. तो बचने की बात हो रही है, टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप. अब नीचे नरिश क्यों नहीं हो सकता? अरे नरिश किसी चीज़ को हम तब करते हैं जब वो चीज़ ऑलरेडी अच्छी हो. जब वो चीज़ ऑलरेडी अच्छी हो, उसकी क्वालिटी हमें बढ़ानी होती है, तब हम नरिश करते हैं. बट हम इंसेक्टिसाइड्स तो इसीलिए मारे कि हमारा बस क्रॉप जिंदा रहे, बस बच जाए, उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड्स करें. फर्टिलाइजर्स नरिश करने के लिए होते हैं. फर्टिलाइजर्स जो एनहांस करते क्वालिटी, वो नरिश करने के लिए होते हैं. इसलिए ये नहीं हो सकता और ये तो सवाल ही नहीं उठता. When the farmer sprays his field with chemicals that kills insects, he spoils his growing crop. Of course not. Spoil होने से बचाना है, इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता. He kills good as well as bad insects. Yes, this is the answer. The next, he fertilizes the soil. Fertilize मैंने बोला नरिश करने के लिए होता है, बचाने के लिए नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता. He decreases his food production. Of course not. अगर food production decrease होती तो वो क्यों करता? तो ही किल्स गुड एज वेल एज बैड इंसेक्ट्स. तो ये लास्ट लाइन में ऊपर दिया था कि वो अपने फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों को मार देता है. द कॉमन अर्थवर्म, आप देखो कॉमन अर्थवर्म, आप बोलोगे मैडम कॉमन अर्थवर्म तुम था ही नहीं, तो आप कॉमन अर्थवर्म ढूंढना चालू करोगे. कॉमन अर्थवर्म कहाँ दिया है? तो यहाँ दिया हुआ है कॉमन अर्थवर्म. ये देखो यहाँ दिया हुआ है कॉमन अर्थवर्म. द कॉमन अर्थवर्म for instance is a friend of a man because it works like dust storm by breaking the dead leaves and woods from the plant, mixes them with the soil, thus making the soil richer. तो कॉमन अर्थवर्म जो है वो सॉइल को रिच करने का काम देता है. ये पैराग्राफ में दिया हुआ है. नाउ लेट्स सी कि ऑप्शंस क्या क्या है इसके. The common earthworm makes the soil more richer. After harvesting, what the farmer needs is after harvesting. तो अब यहाँ देखो आप हार्वेस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है. While some of the crops are destroyed after harvesting, a large quantity of grain is destroyed in the field. True, the farmer today is able to better combat these trees for he made available with him better storing facility for harvested crops. मतलब स्टोरिंग फैसिलिटीज बेटर होने के कारण हार्वेस्टिंग क्रॉप्स बच गए. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या फार्मर को नीड होती है कि उनको स्टोरेज फैसिलिटी बराबर होती है. हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप्स कट गए, अब उनको स्टोर करने के लिए बेटर तरीका है. इसीलिए सीड्स तो उगाने के लिए होता है, ये नहीं हो सकता. क्रॉप तो कट गया, क्रॉप तो उग गया, तो अब सीड का क्या करेंगे? एबिलिटी टू कॉम्बैट द वेदर. दिस कैन बी एन इनडायरेक्ट आंसर बट डायरेक्ट आंसर इज दिस कि भैया फर्टिलाइजर की भी नीड नहीं है, फर्टिलाइजर भी उगाने के टाइम लगता है, तो कटने के बाद तो सिर्फ स्टोरेज की ही फैसिलिटी की नीड है. सो दिस बेसिकली हाउ डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वाज कि भैया हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा अच्छे से, कुछ चीज़ें जो हमें एकदम तुरंत आ गई वो हमने कर ली. कुछ चीज़ें जिसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा था क्वेश्चन में, उसमें हमने वो वर्ड ढूंढने की कोशिश की. जैसे अगर अर्थवर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने पैराग्राफ में ढूंढा कि अर्थवर्म कहाँ है, फिर हमने फिर से वो सेंटेंस पढ़ा तो हमें क्लियरली आंसर मिल गया.
एंड कुछ क्वेश्चंस हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए कि अरे ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो इनडायरेक्टली बचा ये और आंसर यही है इन द एंड. ओके, सो दीज आर द वेज बाय विच यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन. आई होप ये एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया इससे आपको एक आइडिया मिला कि कैसे सॉल्व करना है. डजेंट मैटर कि आपके आंसर्स राइट थे कि नहीं थे, व्हाट मैटर्स इज कि आपको समझा क्या कि कोई भी अनसीन पैसेज है तो उसको टैकल कैसे करना है. ओके, सो दैट वाज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज विच जिसकी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया. प्लीज़ गाइज, प्लीज़ आई वुड रेकमेंड कि यहीं पॉज कर लो वीडियो को, यहीं पॉज कर लो, आगे का भी देखो ही मत. पहले ये जो बाकी के 4 एग्जाम्पल्स है उसको एक एक वर्ड समझो. भले तुम 4 बार एक ही पैसेज को पढ़ो, नो प्रॉब्लम. अभी तुम 4 बार भी एक ही पैसेज को पढ़ो, नो प्रॉब्लम. जब तक कि तुम्हें उस चीज़ का हैंग नहीं आता, जब तक कि तुम्हें फ्लो नहीं समझ में आता कि कैसे सॉल्व करना है बेसिकली, तब तक कि तुम 4 बार भी पढ़ लो अभी, तो तुम्हारा एक बेटर एबिलिटी आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन समझने का, एंड एग्जाम में तुम उसको टाइमली सॉल्व कर पाओगे. ओके, so yeah, that would be my recommendation, to pause the video right now and solve the 4 questions. Of course, if you have any doubt, I am here to solve all your doubts. Okay, para jumbles, sentence construction, sentence arrangement and sentence completion. ये एक अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, उसके बारे में भी बताया गया है. तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं. पैरा जम्बल्स अब बेसिकली जम्बल्ड पैराग्राफ्स. अरे 4 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उसको जम्बल कर दिया है, ऐसे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट भी आएगा. पैरा जम्बल और सेंटेंस अरेंजमेंट सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे दीज आर सेम थिंग्स. सिर्फ पैरा जम्बल्स में पैराग्राफ दिए रहते हैं जिनका ऑर्डर बराबर नहीं होता, और सेंटेंस अरेंजमेंट में सेंटेंसेस दिए रहते हैं जिनका ऑर्डर बराबर नहीं होता. अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका CSET का एग्जाम डे है और सेंटेंस, तो आप कैसे बोलोगे कि मैं उठा, मैं ऐसा बोल रही हूँ सेंटेंस कि आई लॉग्ड इन इनटू माय कंप्यूटर, I gave the test, I took a bath, I solved all the answers, and no, okay, let's do it again. I logged in into the computer, I gave all the test, I got up, I ate food, I had a bath, I got the result. ओके, दिस आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये उस मेथड पे बेस्ड है एग्जाम्पल कि आपको टेस्ट सबमिट करते से ही रिजल्ट फ्लैश हो जाता है, अगर वैसा कोई टेस्ट है तो मैंने क्या बोला कि आई लॉग्ड इन इनटू द कंप्यूटर, आई गॉट अप, आई गेव द टेस्ट, आई एट माई फूड, आई हैड अ बाथ, एंड देन आई गॉट द रिजल्ट. सो कुछ ऐसा गलत लग रहा है ना, कुछ गलत लग रहा है कि अरे मैं उठा ही नहीं तो मैंने टेस्ट कैसे दिया, और टेस्ट दे के बिना सबमिट बटन प्रेस किए मैं खाने पीने और नहाने चले गया. नॉट पॉसिबल, नो. सो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई हैड अ बाथ, आई एट माई फूड, एंड आई लॉग्ड इन टू द कंप्यूटर, आई गेव माई टेस्ट एंड आई गॉट द रिजल्ट. मेक सेंस, एक प्रॉपर फ्लो में है कि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फैमिली में होता है, आप उठते हो, नहाते हो, खाते हो, आपने पेपर दिया, आपने लॉग इन किया, पेपर दिया और आपको रिजल्ट मिल गया. तो ये जो करेक्ट सीक्वेंस है ये आपको बनानी है, वो आपको अलग अलग तरीके से जम्बल करके उसको दे देंगे. ओके, so paragraphs are, para jumbles are basically jumbled paragraphs. You are provided with a paragraph but sentences are not in the right sequence. You have to rearrange the sentence so that they turn out to be a meaningful paragraph. इसके क्या स्किल्स है, स्किल्स चाहिए आपको. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पैराग्राफ किस बारे में है, टॉपिक किस बारे में है. जैसे ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये CSET एग्जाम डे के बारे में था. अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन फ्लो. आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के यूज़ करना है कि अरे मैं उठूंगा तभी तो मैं एग्जाम दूंगा, एंड दैट्स हाउ द आंसर केम. ओके, सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस. इसके कितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 3, 4 and 5. तो इसमें से एक कोई उठा लेते हैं, कौन सा उठाएंगे गाइस, यही उठा लेते हैं, फर्स्ट वाला. फर्स्ट दिया है, पीपल हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस टिपिकली कम फ्रॉम 2 एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स. वन इज अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड एंड अदर इज अ स्टडी प्रोफेशनल फैमिली बैकग्राउंड. Typically, people from different backgrounds face different kind of problems. The people from both the backgrounds find it very difficult to establish and manage this enterprise. Starting up and managing a small business is no joke. तो यहाँ पे बताया गया कि स्मॉल बिजनेस मैनेज करना कोई ज़्यादा जोक की बात नहीं. एक जो सेंट्रल आइडिया आपको समझना है कि किस बारे में है पैराग्राफ, वो मेरे अकॉर्डिंग इस बारे में कि बिजनेस स्टार्ट करना कोई जोक नहीं है. भले आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो या बिजनेस बैकग्राउंड से हो, हर किसी को अपनी अपनी तकलीफ होती है. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैडम, ये तो समझ गए. अब सीक्वेंस कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. लेट्स एलिमिनेट द आंसर्स. ओके, लेट्स एलिमिनेट द आंसर्स. ये देखो,
ठीक है, अब देखो टिपिकली, कभी भी टिपिकली से ऐसे किसी वर्ड से स्टार्ट नहीं होता, हाउएवर, टिपिकली, देयरफॉर, तो इससे पैसेज कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, इससे कभी भी कोई भी पैराग्राफ अपना स्टार्ट नहीं करता है। इट सीम्स इनकरेक्ट, इट लुक्स इनकरेक्ट। ओके, सो इससे आपको पता चलता है कि ये तो फर्स्ट वर्ड नहीं हो सकता, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट दिया है द पीपल फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। पीपल फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड्स, अरे बोथ द बैकग्राउंड्स तो अभी तक हमने समझाया नहीं, बोथ द बैकग्राउंड्स तो अभी तक हमने समझाया नहीं, तो ऑफकोर्स इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अब बचा ये और बचा ये। तो people who start up their own business typically come from two extreme backgrounds. One is the business family, start up their own business. यहाँ business start करने की बात हो रही है। तो अब business के बारे में कहाँ दिया हुआ है इस केस में कि starting up a small, managing a small business is no joke, कि basically सब कुछ business, small business के बारे में दिया गया है। So this will start from here, कि ये हमने डिसाइड कर लिया कि सब कुछ बिजनेस के बारे में दिया है, एंड बिजनेस के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक बेसिक आइडिया कि स्मॉल बिजनेस चालू करना कोई जोक नहीं है, एंड फिर हमें ढूंढना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं आगे रिलेटेड टू बिजनेस। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया कि स्टार्टिंग अप अ बिजनेस इज नो जोक। देन आगे बिजनेस के बारे में कहाँ बात की गई है, इसमें बिजनेस के बारे में बात नहीं की गई है, इसमें बिजनेस के बारे में बात नहीं की गई है, बिजनेस के बारे में बात की गई है यहाँ पे। पीपल हु स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेस टिपिकली कम फ्रॉम टू एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स, one is the business family background, another is a steady professional background. ओके, तो इसमें ओन बिजनेस के बारे में कंटिन्यूएशन हो गया, तो हमारा ये फ्लो बैठ गया इसके साथ, और यहाँ पे दो बैकग्राउंड्स के बारे में भी बात कर दी गई। अब ये हम ढूंढेंगे कि बिजनेस का फ्लो कंप्लीट हो गया। अब जो दो बैकग्राउंड्स के बारे में बात की, वो दो बैकग्राउंड्स की कंटिन्यूटी किस चीज से हो रही है। ओके, तो दो बैकग्राउंड्स की चीज किससे कंटिन्यू हो रही है, द पीपल फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड्स, या टू बैकग्राउंड्स आ रहा है, तो बोथ द बैकग्राउंड्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज द बिजनेस, हेंस ये थर्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये थर्ड हो जाता है इस ओशन आंसर्स दिख रहे हैं, ये थर्ड हो जाता है इसीलिए क्योंकि जो दो बैकग्राउंड्स थी उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात की गई, एंड देन लास्ट में बोला कि आप भले कोई भी बैकग्राउंड से आए, फिर तो बचता ही ये ऑप्शन है कि आप कोई भी बैकग्राउंड से आए, आपके लिए दिक्कत होगी ही होगी। सो हमने कैसे स्टार्ट किया इस चीज़ को, हमने एक कनेक्टिविटी बनाई। पहले तो हमने सोचा कि फर्स्ट इसमें किस बारे में आएगी, टिपिकली हाउएवर से वर्ड स्टार्ट नहीं होता। यहाँ दो बैकग्राउंड्स की बात की तो दो बैकग्राउंड्स अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किए, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर बचे थे हमारे पास दो ऑप्शंस, उसमें हमने देखा कि अरे ये बिजनेस की बात, पहले बिजनेस का ब्रीफ ये दे रहा है, फिर कंटिन्यूटी ये दिख रही है, तो हमने ऐसे करके टैकल करके 1 2 3 4 सॉल्व किया। तो इसका आंसर हो जाएगा D, then 2 is A and DACB. This should be the answer and this is the answer. Okay, so ऐसे करके ही आपको सॉल्व करना है। अगेन बाकी एग्जाम्पल्स आप पॉज करिए यहाँ पे वीडियो, बाकी एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की कोशिश करिए। Then there is sentence correction. Sentence correction is कि sentence correction और error spotting is one of the most scoring area of verbal section. यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। अब सेंटेंस करेक्शन के लिए भैया आपको लगेगा नॉलेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। सेंटेंस करेक्शन तो तभी आएगा ना जब आपको पता है कि सेंटेंस में कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से नाउन के बाद वर्ब आता है, कि वर्ब के बाद नाउन आता है, कि एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, कि क्या होता है। आपको रूल्स पता है ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज के आपको रूल्स पता है, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे, एंड दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग कॉम्प्रिहेंशन इन द लास्ट। ओके, सो A complete knowledge of a sentence and its structure is very necessary to spot the error. अगर आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स की नॉलेज नहीं है तो स्पेशली फर्स्ट चैप्टर की, तो आप यहाँ पे स्पॉट करने में आपको दिक्कत और भी ज़्यादा जाएगी। ओके, सो अगेन लेट्स स्टार्ट विथ एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट लें कि आगे पीछे का लें, कौन सा लें? लेट्स टेक फर्स्ट ओनली। हर इसका फर्स्ट मैं आपको करा देती हूँ। इसमें कितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं? 2 3 4 एंड 5। 2 3 4 एंड 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए। अगेन एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, 4 आप सॉल्व करेंगे। ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस अबाउट अ सिंगल टॉपिक आर गिवन, वन और मोर सेंटेंसेस इज आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आंसर छुपा देना चाहिए। वन और मोर ऑफ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है। ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कभी क्वेश्चन में करेक्ट सेंटेंस भी बोल सकते हैं ढूंढने के लिए, कभी इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो आप ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि इनकरेक्ट ही ढूंढने बोल रहे हैं, एंड आप इनकरेक्ट ढूंढने निकले और उसमें से तो आपको आंसर मिल ही नहीं रहा है। सो यू हैव टू रीड कि वो आपसे मांग क्या रहे हैं प्रॉपर्ली, एंड फिर ही आपको सॉल्व करना है आगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, और सेंटेंसेस एक भी गलत हो सकता है, दो भी गलत हो सकता है। इट बिगैन विद एक्विजिशंस इन, पहले ना आई वुड रिकमेंड कि ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले सेंटेंसेस पूरे
ऐसे केसेस में आप सेंटेंसेस पहले पूरे पढ़ लीजिए. It began with acquisitions in information technology and related service sectors. In pharmaceuticals, Burkhardt has bought CP Pharma of the United Kingdom for 10.85 million. Tata Tea has taken over Tetley of the UK, the world's largest tea bag maker, for 430 million. With the processes, it became the world's largest second tea company. इसमें तो भैया साफ साफ समझ में आ रहा है कि processes नाम का कोई शब्द नहीं होता है. Processes are कोई शब्द नहीं होता. By doing such process, by following such process, you can achieve these things. आप इस process को follow करके multiple चीज़ें achieve कर सकते हैं. Processes is a wrong word. Process is the wrong plural word used here. And clearly इसमें समझ में आ रहा है कि fourth wrong है. बाकी तीनों चीज़ों में proper grammar भी use किया हुआ है, commas भी बराबर जगह पे use किए गए हैं, and सब कुछ बराबर तरीके से यूज़ किया गया है. So processes is not correct English, and that is reason it is wrong. Again guys, please pause the video and solve the 4 questions. बात के लिए मत रखो बच्चे, बात के लिए मत रखो कि मैं सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूँगा. तुम कुछ नहीं करोगे, क्लास खत्म हो तो तुम उठ के भाग जाओगे. ओके, सो पॉज इट, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी एंड बर्डन कम होते जाएगा. Sentence arrangement. Jumble sentence are a must for good English. Sentence arrangement again para jumble सी था. para में paragraphs jumble हो रहे थे, sentence में यहाँ पे sentences jumble हो रहे हैं. आपको correct order निकालना है. Put the words in the correct order to make sentence, sentence order, sentence information etc. आपको proper sequence में उनको attach करके देना है. Okay, so let's start with first question again. For the government at the center gearing, the pressure to check fuel prices is intensifying. Up for several assembly elections this year, followed by the general election in 2019. Okay, for the government at center gearing, I am sorry I was not so focused. For the government at the center gearing, this is what happens when you're not that focused. आपका ध्यान नहीं जाता है. For the government at the center gearing, the pressure to check fuel prices is intensifying. Up for several elections this year, followed by general elections. Okay, तो ये सेंटेंस से चालू नहीं हो सकते. ईयर फॉलोड बाय सेंट्रल इलेक्शंस इन 2019, इससे भी चालू नहीं हो सकता. कुछ भी ब्रीफ बैकग्राउंड नहीं दिया, इससे चालू नहीं हो सकता. अप फॉर सेवरल इलेक्शन से भी, सेवरल असेंबली इलेक्शन से भी स्टार्ट नहीं हो सकता. अप फॉर सेवरल इलेक्शंस, इट डजंट साउंड गुड कि इससे कोई चीज़ चालू होगी. तो अगेन ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. तो सी और डी से स्टार्ट नहीं हो सकता. सी और डी से स्टार्ट नहीं हो सकता. मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली बट जूम इन करने से कट रहा है. ओके ओके ओके, सो अब यहाँ से स्टार्ट हो सकता है वो फॉर द गवर्नमेंट एट द सेंटर हियरिंग से, या फिर वो स्टार्ट हो सकता है द प्रेशर टू चेक फ्यूल प्राइजेस इज इंटेंसिफाइंग. दोनों में से किसी एक चीज़ से स्टार्ट हो सकता है. नाउ लेट्स फिगर आउट कि आगे कौन से सेंटेंस से होगा. फॉर द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल gearing up for several assembly elections this year, followed by the general elections. No. For the government at the central gearing, year followed by central elections. ये हो सकता है. फॉर द गवर्नमेंट एट सेंट्रल गेयरिंग अप, हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए गेयरिंग अप, गेयर अप फॉर दिस एग्जाम, गेयर अप फॉर दिस. तो इससे मुझे ये समझा कि गेयरिंग अप मतलब भैया ये ए है, ओके ये ए है एंड ये सी है. ये सेंटेंस ए है एंड ये सेंटेंस सी है. तो ए के बाद सी आएगा ही आएगा. अब वो स्टार्ट किससे होता है वो मुझे नहीं पता अभी तक, बट मुझे ये पता है कि गेयर अप होता है, गेयरिंग अप होता है. तो ए के बाद तो सी आएगा. दिस के बाद द नहीं आ सकता, दिस के बाद द नहीं आ सकता. अब बचे यही दो ऑप्शंस. तो दिस के बाद द नहीं आ सकता, दिस के बाद ईयर आ सकता है. तो यहाँ आ गया डी, यहाँ आ गया डी. ओके, यहाँ आ गया डी. तो अब एक बार रीड करके देखते हैं. फॉर द गवर्नमेंट एट द सेंटर गेयरिंग अप फॉर असेंबली इलेक्शंस दिस ईयर, followed by general election in 2019, the pressure to check fuel pricing is intensifying. लास्ट में बी बचा एंड वो प्रॉपर फ्लो में बैठ गया. तो मेरे को सिर्फ कैच कहाँ किया, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, बट मुझे सिर्फ कैच कहाँ से किया कि अरे गेयर अप बोलते हैं ना, नॉर्मली लोग गेयर अप बोलते हैं, तो गेयरिंग अप, ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के बाजू में आएंगे. एंड फिर मैंने ट्रायल एंड एरर करके सही सेंटेंस पकड़ लिया, सही फ्लो पकड़ लिया. अगेन यू हैव टू सॉल्व
another 4 examples by yourself. Last is sentence completion. In these exercises students must choose the correct answer to fill in the blanks. Again इस केस में भी आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 का नॉलेज बहुत ज़्यादा लगेगा. फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेपोजिशन पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा वो बता दीजिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेंस का वर्ड आएगा, कौन सा पास्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा, क्या आएगा वो आपको इसमें फिल इन करना है. सो इसमें भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेकंड वाला. हर इसमें फर्स्ट ले रहे हैं, इसमें सेकंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ नो पॉइंट इन हाइडिंग द आंसर्स मैन, तुम्हारे पास तो आंसर है ही. डैश आई वुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल. अब इस केस में मैं क्या बोलूँगी कि तुम ट्रायल एंड एरर मेथड लो, हर वर्ड को लगा के देखो, हर वर्ड को सुनो कि उसकी टोन बराबर बैठ रही है क्या. इफ़ आई एम रिच आई वुड हेल्प ऑल द पीपल. वुड मतलब उसने हेल्प नहीं किया है, वो चाहता है कि मैं कोशिश करके हेल्प करता था गरीब लोगों की. इफ़ आई एम रिच, अगर मैं आज रिच होता तो मैं वुड क्यों सोचता, मैं अभी हेल्प कर देता, मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी हेल्प कर देता. तो एम रिच होता, अगर मैं अभी प्रेजेंट में रिच होता तो मैं फ्यूचर की बात क्यों कर रहा होता कि मैं मदद करता था लोगों की. ऐसा नहीं बोलता ना, मैं पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं बोलती, तो प्रेजेंट टेंस में तो नहीं होता. इफ आई वॉज रिच आई वुड हैव पीपल. वॉज रिच मतलब मैं एक टाइम पे रईस था, मैं एक टाइम पे मेरे पास पैसा था. अरे तो एक टाइम पे पैसा था तो उस टाइम पे मदद कर लिया होता था करना तो अभी मैं क्यों बोलता कि वुड की बात हो रही है. तो वॉज मतलब बात हो चुकी कि मैं पहले रिच था. इफ आई वॉज रिच तो मैं रिच था पहले एक टाइम पे, वो टेंस बोल रहा है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता. इन केस आई एम रिच आई वुड हेल्प ऑल द पीपल. इन केस पहले तो नहीं होता, इफ होता है. पॉसिबिलिटी आपको बतानी है. इफ आई वॉज रिच, इफ दिस हैपन्स देन दिस विल हैपन. इफ दिस इज राइट देन दिस इज रॉन्ग. इफ होता है वो, इन केस कुछ नहीं होता, इसीलिए इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प ऑल अदर पीपल. ओके. एंड कभी भी एक टिप देती हूँ मैं, कभी भी अगर ये देखो तुम तीनों एग्जाम्पल्स इफ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये एक ही है जो इन केस में स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है. ये 3 दिए गए हैं, ये थोड़ा सा कुछ अलग ही लग रहा है, एक्सट्रीम लग रहा है. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ रहे, ये एमसीक्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है, एमसीक्यू को टैकल करने की ऑप्शन है, तो ये बच्चे एक एक्सट्रीम ऑप्शन हो जाता है कि 3 चीज़ें दी है और एक अलग ही बेहतार सा कुछ तो भी दिया हुआ है भलता सा, तो वो तो नहीं होगा. ये एक्सट्रीम ऑप्शन है. आई एम डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ये टिप काम करेगी. ये ट्रिक तब है काम करने के लिए जब आप कंफ्यूज हो चुके हो, जब आप स्टक हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है. ओके. एंड इसके और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको सॉल्व करना है. एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद अ चैप्टर. दिस हैज़ रफली टेकन अराउंड 50-55 मिनट्स हमें लग गए सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी समझाने के लिए. मुझे 50-55 मिनट्स लग गए. एंड दिस चैप्टर was all all about giving you how to handle. मैंने अगर आपको एग्जाम्पल भी कराया तो मैंने इसीलिए नहीं कराया आपको एग्जाम्पल कि अरे ये एग्जाम्पल आ गया तो क्वेश्चन एग्जाम में. अगर मुझे इस अप्रोच से कराना था कि अरे ये एग्जाम्पल सेम टू सेम आ गया तो मैं सारे आपको क्वेश्चंस कराती. मेरा वो अप्रोच नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, अगर एग्जैक्ट भी आ गया तो भी आपको रटाफिकेशन तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजी समझ के सॉल्व करना है, आपको अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इसीलिए अगर मैंने कोई एग्जाम्पल भी लिया तो उसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई कि मैं इस आंसर पे कैसे तक पहुंची, मेरे दिमाग ने कैसे बताया कि ये आंसर सही है, कि अरे इसको इससे लिंक होना है, फिर ये यहाँ से जाएगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन में ये वर्ड को उठा के हमने ऊपर पैराग्राफ में ढूंढा, वो सेंटेंस फिर से पढ़ा, देन अगेन नीचे आके हमने वो चीज़ सॉल्व की. तो ये एक तरीके थे कि किससे सॉल्व किया. एक जनरल पहले आपको स्ट्रैटेजीज बता दी, फिर हर स्ट्रैटेजी बताने के बाद आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये भी बताया कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को. Okay, so this was about comprehension. The more you practice in this बच्चे, the more you will get a hold of this, the more better it will be for you. And please, I am saying institute difficult भी, institute can ask easy question also, a medium level difficulty question and a super difficult question also. Okay, तो आपको अपना बेस्ट देना है, आपको ये परसेप्शन के साथ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं करना है. चाहे आपका कमांड अच्छा हो तो भी आपको ये परसेप्शन के साथ सॉल्व नहीं करना है. अरे मेरा तो इंग्लिश बहुत सही है, मैं तो ब्रिटिशर्स का बच्चा हूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, उस भी अप्रोच से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा तो आपका पूरा क्या कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा. एंड बिजनेस कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट पार्ट, आगे के 3 पार्ट्स में भी आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा, विच यू कैन नॉट अफोर्ड. एंड अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हैं जो आप सोच रहे हैं कि अरे कॉम्प्रिहेंशन तो अपने को जमेगा ही नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं, मेरे तो इंग्लिश मेरे को अच्छे से बोलनी आती ही नहीं, मेरे को समझती नहीं बराबर, तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी जाएंगे और
बाय चांस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ गया तो आपको जो 5 में से 3 करेक्ट मिल सकते थे या 2 करेक्ट मिल सकते थे वो भी रह जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस आपने अपना गिरा दिया है। ओके आपने अपने आप को डेफिडेंट स्ट्रैटेजी सॉल्व की है, कम्युनिकेशन में हमने पढ़ी हुई है डेफिडेंट स्ट्रैटेजी। ओके सो गाइज, नो मैटर विच स्टूडेंट यू आर, आपको कॉम्प्रिहेंशन को एक फ्रेश स्टार्ट लेके ही रखना है एंड आपको अपना 100% देना है। 100% 200% दिए बिना ये कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस, भले आप 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो ऑफकोर्स योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, विच इज ग्रेट। अगर आप 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो भी कॉन्फिडेंस को शैटर करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ सो मेनी अदर क्वेश्चंस एंड ये भी हो सकता है एमसीक्यू पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो तुम मार्क कर रहे हो वो बराबर राइट आंसर हो जाए, तो अभी से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते जाओ, पूरा पेपर सॉल्व करो। Okay, so congratulations guys, with this we complete the syllabus of CSET Business Communication। CSET Business Communication का पूरा syllabus complete होता है। अब मैं I hope पहली बात तो कि this entire process was enlightening for you, आपने नई चीज़ें सीखी। अब मैं आपको कुछ 5-10 मिनट्स का आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगी, बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट आपको कैसे हैंडल करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको सब्जेक्ट ऐसे इस तरीके से हैंडल करना है कि या यू हैव टू cater it, just give me a second guys, just give me a second, yeah, what's up, हाँ, you have to cater it in ways कि भैया जो हमने डिवाइड किया था कि 4, 5, 6, 7, 8 है, मैडम ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, उसमें भी 8th चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशन है, मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसे चैप्टर्स है जो कोई भी टाइप का बच्चा हो वो इसको समझ सकता है। समझ तो आपको भी गया होगा लेक्चर सुन के, आई होप सो। ऑफ कोर्स कुछ डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड लर्न करने वाला पार्ट है वो भी हमने काफ़ी एक्सटेंड तक 50-60% तक क्लास में ही लर्न किया, इतनी बार बार रिवाइज करके। कुछ पोर्शन जो 40-50% है वो आपको खुद अपने एफर्ट्स डाले हैं वो आप डालेंगे होपफुली, एंड तो एक वो पार्ट है। एक 1st to 3 चैप्टर्स है जिसमें से भी 3rd चैप्टर का तुमने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चंस मेरे साथ साथ, जब मैंने बोला कि पॉज करके सॉल्व करो, तो 3rd चैप्टर तुम सिलेबस से हटा दो। 3rd चैप्टर तुम समझ लो कि तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तुम 1st 2 चैप्टर्स पे फोकस करोगे तो 3rd चैप्टर भी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। सो आई वुड नॉट काउंट 3rd एज अ चैप्टर जिस पे मुझे बार बार आके पढ़ना पड़े या मुझे बार बार आके कुछ रिवाइज करना पड़े। ओके मैं उसको इस तरीके से काउंट नहीं करूँगी। सो देन आप पढ़ेंगे कैसे? सपोज पहली बात तो मेरा हमेशा से अप्रोच यही रहा है कि पहले कंसिस्टेंट स्टडी करिए, कि क्लास के साथ साथ रिवाइज कर लीजिए। अभी अगर आपने क्लास के साथ साथ रिवाइज किया है तो गुड, यू आर एट पार विथ एवरीथिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने क्लास के साथ साथ भी रिवाइज किया है, आपने चैप्टर खत्म होके भी पूरा चैप्टर रिवाइज किया होगा, सो एक्सीलेंट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको वापस से, अगर आपने 4th चैप्टर उठाया, समझो अगर आपने 4th चैप्टर उठाया, आपने 4th चैप्टर लंबा चैप्टर है बट आप बार बार रिवाइज कर चुके थे तो आपके लिए अभी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर है। आप अगर रिवाइज करने के लिए बैठे, आप 2nd टाइम स्टडी करने के लिए बैठे हैं तो आपने उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया। उसके बाद बच्चे आपने, ये आपका टारगेट था, उसके बाद आपको बुक बंद नहीं करनी है, उसके बाद आपको आपको क्या करना है, ये आपने रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपको 8th चैप्टर पे जाना है, उसकी कोई 1-2 सीरीज उठा लेनी है। ए सीरीज अगर लंबी है तो ए सीरीज, कुछ सीरीज में सिर्फ एक आधी वर्ड है तो वो 2-3 सीरीज एक साथ, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कैपेबिलिटी है। वो सीरीज में से जो वर्ड आपने मार्क किए हुए थे कि भैया ये मुझे मैम के समझाने के बाद भी डिफिकल्टी जा रही है, वो आपको पढ़ लेना है, विल barely take 5 मिनट्स, एंड उसके बाद भी बुक बंद नहीं करनी। उसके बाद आपको जाना है 1st चैप्टर में, उसमें से आज आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज करे कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एंड आपने एक सेक्शन रिवाइज कर लिया। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 4, 5, 6, 7 के साथ साथ आपको कुछ पोर्शन 8th का भी उठाना है, 8th का उठाना है, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का, उसको बार बार रिवाइज करना है, और कुछ पोर्शन 1st और 2nd चैप्टर का उठाना है। जैसे ही 1st चैप्टर का आपका हर पार्ट खत्म हो गया, बाय द टाइम यू हैव रीच्ड 5th चैप्टर और 6th चैप्टर, देन आपको अगेन 2nd चैप्टर का कुछ पोर्शन उठाना है। इससे क्या होगा कि 4, 5, 6, 7 बार बार रिवाइज होंगे, क्योंकि उसमें रिवाइज करने के लिए कंटेंट है, क्योंकि उसमें लर्न करने के लिए कंटेंट है। हम चाहते ही हैं कि हमारा 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स ऐसा हो जाए कि वो जहन्नुम से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन उठा के लेके आए, हमारा आंसर राइट हो, हमें 100% एक्यूरेसी उसमें आए। हम चाहते ही हैं, वो हमारा स्ट्रैटेजी ही वो है पेपर को किल करने के लिए। सो 4, 5, 6, 7 आपको रिवाइज करना है। उसके साथ साथ आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 1 और 2 के कुछ पार्ट्स करने हैं, क्योंकि अगर आप इकट्ठा चैप्टर 8 लेंगे तो आपसे रिवाइज नहीं होगा, अगर आप इकट्ठा चैप्टर 1 लेंगे, चैप्टर 2 लेंगे तो रिवाइज नहीं होगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई एम टेलिंग यू फॉर रिवाइजिंग व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द 2nd टाइम। अब बिजनेस कम्युनिकेशन एक दिन पहले
एग्जाम को 1 दिन बचा हुआ है, 2 दिन बचा हुआ है, आपने 1 दिन पहले दिया होगा या उसके 1 दिन पहले बिजनेस कम्युनिकेशन को रखा होगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको चैप्टर वाइज जाना है। पहले सबसे पहले उसमें भी 4, 5, 6, 7 रिवाइज कर लेना है। फिर चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 8 को ब्राउज थ्रू करना है क्योंकि तब तो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें तो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स तो समझ गए। एंड टर्मिनोलॉजीज में आपको सिर्फ वो टर्मिनोलॉजीज देखनी है जो सेकेंड स्टडी के बाद भी आप बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के चैप्टर में मार्किंग करो कि अरे ये अब मेरे को समझ गया, ये मैंने इतनी बार पढ़ लिया कि मैंने पहले इसको सर्कल मार्क किया था कि मुझे थोड़ी दिक्कत जा रही है, बट अब मैंने इतनी बार पढ़ लिया कि इसको भी मैं हटा सकता हूँ, मुझे समझ गया, मुझे याद है इसका मतलब, तो उसको भी हटा दो। फिर एंड में जो तुम्हारे 1 दिन पहले से 4 वर्ड्स बचे हैं जिसमें अपन को दिक्कत जा रही है अभी भी, जो थोड़ा सा अभी भी ट्रबल देता है दिमाग को, सिर्फ उनको रिवाइज करना है। एंड चैप्टर 1, 2 में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा है जो अपने को दिक्कत दे रहा है तो उसको वहीं मार्क कर लेना है सेकेंड रीडिंग में। एंड सेकेंड रीडिंग में कुछ एग्जाम्पल्स को ही रिवाइज करना है लास्ट में बिफोर द डे ऑफ एग्जाम। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील वंस दिस क्लास इज ओवर। एंड अगर आप उन नालायक बच्चों में से हैं जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है तो भैया अब तुम्हें दिक्कत जाएगी ही नेचुरली, तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा तो तुम्हें बिजनेस कम्युनिकेशन को ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। जो बच्चे का 1 घंटे में बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 4 प्लस कुछ पोर्शन ऑफ चैप्टर 8 प्लस कुछ पोर्शन ऑफ चैप्टर 1 हो जाता था, तुम्हें सिर्फ 1 घंटा अभी चैप्टर 4 को लगेगा, या मे बी मोर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉन्सेंट्रेशन गेव यू। बट अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप उठा के पढ़ सकते हैं, अभी भी आप कैच ऑन कर सकते हैं, अभी भी आपके नोट्स आपकी जान है, आपके नोट्स आपका मेन हथियार है। जितना उसको स्क्रंच कर सकते हो, जितना बिजनेस टर्मिनोलॉजी जो 350 टर्मिनोलॉजीज है उसको आपको पहुंचा के मिनिमम 100-150 मैक्सिमम 100-150 टर्मिनोलॉजीज पे आपको पहुंचना है कि काट के आपने इतनी बार रिवाइज कर लिया कि अभी सिर्फ 100-150 टर्मिनोलॉजीज बची जो मैडम मेरे को थोड़ी सी तकलीफ देती है, जो मैं एग्जाम के पहले 15 मिनट पहले देख के 100-150 टर्मिनोलॉजीज एक बार गो थ्रू कर लूंगा। ओके, सो दिस वॉज माई इनपुट फॉर हाउ यू हैव टू डील बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं नहीं भी बताती तो भी चलता, मेरा काम था आपको आके पढ़ा के जाना, बट दैट्स नॉट हु आई एम। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा की बताई है कि अरे यू हैव टू फार्म बिल के बारे में या मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बारे में या कुछ भी जो भी रिसेंट बातें हो रही थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डेवलप अ पर्सनैलिटी मेरी जान। आई वॉन्टेड टू नॉट जस्ट बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई वॉन्टेड टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी विद अ सॉलिड पर्सनैलिटी कि कंपनी चाहे तुम्हें ऑफर सामने से आए कि तुम्हें वो हायर करें, क्योंकि तुम्हें भी लॉ का नॉलेज है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बैचमेट्स को भी लॉ का नॉलेज है। तुम्हें एज कब मिलेगा? जब तुम्हारी कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी, जब तुम्हारी पर्सनालिटी प्रॉपर होगी, जब तुम्हारी जनरल नॉलेज एकदम टॉप नॉच होगी, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, तभी तुम्हें चूज़ किया जाएगा किसी और के बदले में। कंपनी के पास 10 की ही वैकेंसी है, वो 10 ही चूज़ करेंगे, तो तुम उस 10 में कैसे फिट इन करते हो, इसमें तुमको ही बेटरमेंट करना है। कुछ बच्चों को इरिटेटिंग भी लगा होगा कि मैडम क्यों फार्म बिल की बात कर रहे हो, क्यों मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हो, क्यों फालतू की रोज का आज तक बन जाते हो आप, बट इट्स ओके इफ यू फाइंड इट इरिटेटिंग। I am very passionate about what I do. I love teaching and that's the reason I'm doing it. Of course monetary purpose के लिए हर कोई काम करता है, but that's not the only reason I'm doing. क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा खुद का प्रैक्टिस ऑफिस है, मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। ये 3 सोर्सेज आर मोर देन इनफ फॉर मी टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, बट this is what I love doing. Teaching is what I love doing. That's the reason I give you so many inputs, because I genuinely want my students to have a very bright future, not just कि वो पढ़ के घिसा के कंपनी सेक्रेटरी बन जाए, बट मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज बने। एंड I am open guys, I am open. I'll just give you quickly share my contact details with you कि मैं पहली बात तो WhatsApp पे अवेलेबल, WhatsApp और कॉल के थ्रू अवेलेबल हूँ 7620582759 पे। ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में नंबर दिया था, ये नंबर पे आप WhatsApp, SMS या कॉल कर सकते हैं। कॉल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एकदम अगर कुछ बहुत ही अर्जेंट है तो ही करिए, एंड व्हाट्सएप और मैसेजेस के मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आपको रिप्लाई बैक करने का। एकदम आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई कर दूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ईमेल आईडी के लिए CA दिव्या वासवानी @gmail.com पे आप मुझे रीच कर सकते हैं। एंड अगेन आपको इंस्टा पे भी अगर मुझे रीच करना है किसी चीज़ के लिए, अगर आपको मुझे कभी टैग करना है किसी पोस्ट पे, या अगर आप सक्सेसफुली CSET क्रैक कर लेंगे तो ट्रस्ट मी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अगर
आप मुझे टैग करेंगे कि मैडम दिस इज़ माई रिजल्ट शीट एंड यू विल टैग मी ऑन माई इंस्टा ID एंड आप शेयर करेंगे, आई विल डेफिनेटली रिपोस्ट इट ऑन माई प्रोफाइल एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल्सो। या कुछ भी मीम्स थीम्स भेजने तो भी तुम भेज सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू शेयर सच थिंग्स विद मी। तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ यू विश टू डू सो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई डू पोस्ट सम रिलेटेड स्टफ ऑल्सो एंड बेसिकली हर चीज़ पे हमें फोकस करना है। हमें CSET इज़ वेरी वेरी मैनेजेबल। अभी स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने हैं। आई डोंट नो आप कौन से स्टेज पे वीडियो सुन रहे हैं। लास्ट का 1 महीना बच्चे, लास्ट का 1 महीना अगर आपने कंसिस्टेंट स्टडी की है तो मैं लास्ट का 1 महीना बोल रही हूँ। अगर कंसिस्टेंट स्टडी नहीं की है, क्लास के साथ साथ रोज़ 1-1, 2-2 घंटा नहीं दिया है ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स मिला के, तो लास्ट के 2 महीने आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने वो कंसिस्टेंट स्टडी की है। तो लास्ट का 1 घंटा सब एक महीना सब भूल भुला के सब त्याग दो यार। सोशल मीडिया इफ इट्स डिस्ट्रैक्टिंग यू अनइंस्टॉल कर दो। तुम 1 महीना सोशल मीडिया के अपडेट्स मिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। वो रसोड़े में कौन था वो वाला मीम मिस हो जाएगा, इट्स ओके, कोई दुनिया चेंज नहीं होगी, बट तुम्हारे 3 महीने वेस्ट हो जाएंगे अगर तुम्हारा ये अटेम्प्ट चलेगा तो वट एवर इज डिस्ट्रैक्टिंग यू एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड लास्ट के 1 महीने में पूरी जी जान लगा दो, पूरी जी जान लगा दो एंड पूरा अपना सॉलिड 100% देके कर दो। क्योंकि CSET में अगर तुम मुझे बोलते हो ना कि मैडम मैंने बहुत मेहनत की थी फिर भी मैं क्लियर नहीं हो पाया, तो आई वुड नॉट ऑनेस्टली बिलीव यू। अगर मुझे एग्जीक्यूटिव में बोलते हो आप कि मैडम बहुत मेहनत की थी फिर भी नहीं हो पाया, तो फिर भी मैं कंसिडर करूंगी कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, उस कारण कि हाँ सब्जेक्टिव आपको आंसर लिखना नहीं आया होगा या मार्किंग डिफिकल्ट होगी। बट ये MCQ पेपर है, इसमें कोई स्कोप नहीं है। MCQ पेपर है प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें एग्जामिनर के मूड खराब होने का या एग्जामिनर की गलती का कोई पॉइंट ही नहीं आता। कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होने वाली है इसमें और इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक CSET। इंस्टीट्यूट खुद चाहता है कि आप क्लियर करके इस कोर्स में एंटर करो। Okay, so if you do hard work at this level, it is 100% going to yield results. It is 100% going to don't let any negativity affect you कि भैया प्रोफेशनल कोर्सेज में CSES में तो परसेंटेज होता ही नहीं है, भाड़ में गए, जितना परसेंटेज होता है मैं फिटन हो जाऊंगी उसमें, मुझे इतना पता है। ये कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। Okay guys, and yeah, that's it. I think this class, I hope this class was enlightening to you. आपको कभी गुस्सा आया होगा मुझ पे, कभी आपको मेरी बात सुन के अच्छा लगा होगा, आई होप। बट ओवरऑल ये जो हमारी जर्नी थी CSET की, बिजनेस कम्युनिकेशन की, वो बेनिफिशियल रही हो। आप मुझे किसी भी चीज़ के लिए रीच आउट कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे किसी भी चीज़ के, आपको अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का डाउट है तो आप उसके लिए ऑफ कोर्स रीच आउट कर सकते हैं मुझे। अगर आपको ऐसा डाउट है कि मैडम मैं अपना स्टडी स्केड्यूल नहीं बता पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे उसमें गाइड कर दीजिए, मैं उसमें भी आपको गाइड कर दूंगी। मैडम मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं उसमें भी आपको गाइड कर सकती हूँ। मैडम मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मुझे मैं क्या करूँ, मुझे आई डोंट वॉन्ट टू फील डिस्ट्रैक्टेड, आई डोंट वॉन्ट टू कीप क्राइंग। मैडम मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, आई एम नॉट एबल टू स्टडी, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड फॉर ऑल द अदर थिंग्स ऑल्सो। कोई भी चीज़ अगर आपको आपका गोल अचीव करने से रोक रही है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर आपकी किसी भी प्रकार से मदद कर पाऊँ तो मैं करूँ आपकी मदद। एंड I just want you to see on the other side of CS executive. I want you to see in a CS executive. Even if आप मेरे पास CS executive नहीं पढ़ते हैं, आप FSM किसी और से पढ़ते हैं, that's completely okay. No issues. If you are student, if you are my student at CSET, you will forever be my student according to me. आप हमेशा मेरे लिए मेरे स्टूडेंट रहेंगे, भले आपने मुझसे एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हो या आप पढ़े या ना पढ़े, that really doesn't matter. And guys, that's it. एंड अगर एग्जीक्यूटिव में तुम मुझसे नहीं पढ़ रहे हो तो भी यू कैन स्टिल रीच आउट टू मी फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड थिंग्स। एंड इट वाज वंडरफुल रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स फॉर यू, इट वाज वंडरफुल एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स टू यू। कभी तुम्हें डांटना, कभी तुम्हें समझाना, बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरे लिए पर्सनली। आई होप आपके लिए भी ये जर्नी उतनी ही अच्छी रही होगी एंड आपके लिए भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी मिली होगी, नॉट जस्ट सब्जेक्ट रिलेटेड बट दुनिया से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें कि आप कम्युनिकेट कैसे करें। हाँ, अगर आपको ऐसा भी कुछ है कि मैडम मेरे को इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ, क्या करूँ इस चीज़ को, तो भी यू कैन रीच आउट टू मी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। एंड दैट्स इट गाइज, दैट्स इट। हम एंड तक पहुँच चुके हैं, हम अंत तक पहुँच चुके हैं पूरी क्लास के। And yeah, so on a very very happy note, on a very very successful note of and thanking you कि आपने कोऑपरेट किया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए एंड हमने इस जर्नी को एक अच्छी सक्सेसफुल जर्नी बनाया।
सो थैंक यू फॉर दैट एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट. मेरी सारी दुआएं आपके साथ है, नॉट जस्ट फॉर CSET बट फॉर योर एंटायर लाइफ. ऑल द लक इन द वर्ल्ड टू यू. मे यू गाइज नॉट जस्ट क्लियर CSET, वो तो तुम कर ही लोगे मुझे पता है. मे यू गाइज बिकम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरीज एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इवन बेटर ह्यूमन बींग्स. Okay, so guys, be happy, take care, and all the very very best and stay safe. I'll see you guys very very soon. This is Divya Vaswani signing off. Just for these lecture, available मैं हमेशा आपके लिए रहूँगी. Okay, bye bye guys, take care.